नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब। तापमान हमारा पूरा हो चुका है और वायुदाब पे हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैडम बहुत कम टाइम बचा है, आप हमें पीडीएफ शेयर कर दीजिए नोट्स के, है ना। नोट्स के चाहे पैसा ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स के हमें पीडीएफ टेलीग्राम पे या मेल, है ना, मेल भी आ रहे बहुत सारे लोगों के। तो उनको मैंने पहले भी क्लियर किया था और अब फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मेरे पास में बेचने के लिए नोट्स नहीं बनाए हुए, ना ही मेरी तरफ से शिक्षा जो है कभी बिकेगी। पहली बात तो ये, मेरा चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास में नोट्स बने हुए नहीं रखे हैं, मैं आपके लिए डेली तैयार कर रही हूँ और डेली आपको शेयर कर रही हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप रहने दीजिए कि मैडम हमें मतलब बने बनाए नोट्स दे दीजिए, टाइम कम है। और मैं फिर से कहूँगी यार, किसी के शॉर्ट नोट्स आप कैसे समझ सकते हो, है ना। मेरे शॉर्ट नोट्स अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यार इस वहम में मत रहिए, जितना हो सकता है मैं आपका डेली वीडियो ला रही हूँ और कवर करवाने की कोशिश करूँगी। यार अब मैं भी ऑफ कोर्स अकेली हूँ जब पूरा चैनल संभालने वाली, और इसके साथ ही खुद का भी मतलब जॉब है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को। और 100% कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले तक आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक किताबें हैं हमारे ज्योग्राफी में, जैसे भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान पूरी, और भौगोलिक चिंतक और कार्टोग्राफी, जिसके आप लोगों की डिमांड आ रही है, मैं पूरी करवा दूँ उससे पहले, है ना। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। इसमें जलवायु विज्ञान ही सबसे बड़ी है भू आकृति विज्ञान में, है ना। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक शुरू किया है, मतलब ये वाले विज्ञान सबसे पहले शुरू करिए। भूगोल जो जलवायु विज्ञान है ये वाले सबसे बड़ी है अपने। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, आज का टॉपिक है वायुदाब। किसी भी दिए गए स्थान व समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ भार को ही वायुदाब कहते हैं। तो वायुदाब कैसे कहते किसे हैं कि स्थान और समय पर वहाँ का जो भार लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। इसे मिलीबार या पास्कल में मापते हैं। याद रखना, वायुदाब मापने की इकाई कई बार पूछी गई है। सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली इकाई हेक्टा पास्कल है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.2 मिलीबार होता है। हमसे नेट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समुद्र तल पर औसत मिलीबार कितना होता है? 1013 मिलीबार। वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो कहलाता है बैरोमीटर, अर्थात वायुदाब मापी। वायुदाब को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं तापमान और घनत्व। वायुदाब के क्षैतिज परिवर्तन का प्रमुख कारक, अगर वायुदाब में क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारक होगा तापमान, और अगर वायुदाब में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण होगा घनत्व। दोनों चीज़ें थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है तो तापमान असर करेगा, और ऊर्ध्वाधर परिवर्तन हो रहा है मतलब घनत्व के कारण हो रहा है। अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व, तापमान और वायुदाब में दोस्तों हमेशा विपरीत संबंध होता है। तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम, और वायुदाब कम तो तापमान ज़्यादा। ठीक है। ऊंचाई की ओर जाने पर ऊंचाई की ओर जब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वायु हल्की होती जाती है, मतलब घनत्व कम होता जाता है, और वायु का घनत्व कम होगा तो वायुदाब भी कम होगा। इसलिए हमें प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से वायुदाब कम हो जाता है। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर? 10 मीटर की ऊंचाई पर कितना वायुदाब कम हो जाता है? 1 मिलीबार। ठीक है। अब है मेघाच्छादन। लंबे समय तक मेघाच्छादन से वायुदाब में वृद्धि होती है। तो आप सब लोगों को पता है कि अगर मेघाच्छादन लंबे समय तक रहा तो वायु के स्तंभ भार में अर्थात वायुदाब में वृद्धि हो जाएगी। हवाओं का अवतलन। हवाओं की घूर्णन गति के कारण हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती है और संपीड़ित होती है और वायुदाब में वृद्धि होती है। जब हवा ठंडी होकर घूर्णन गति के कारण ठंडी होकर नीचे उतरती है, संपीड़ित होती है, तो वायुदाब क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। और स्थल और जल का वितरण आपको पता है, स्थल पे अलग तरह से वायुदाब काम करता है और जल पे अलग तरह से वायुदाब काम करता है। क्योंकि स्थल और जल के तापमान देख लिया करो, जो तापमान जिस तरह से वर्क कर रहा है उससे बिल्कुल उल्टा कौन होगा? वायुदाब होगा। ठीक है। और वायुदाब की पेटियां पढ़ेंगे हम। तापजन्य पेटी, गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी 3 है और गतिजन्य पेटी 7 है, और टोटल गतिजन्य पेटी 4 है। टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं। तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय पेटी और ध्रुवीय पेटी, ये तो नॉर्मल सिंपल तापजन्य पेटी है। और दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, ये क्या है? गतिजन्य पेटी है। तो वायुदाब का वितरण क्षैतिज वितरण के अनुसार, क्षैतिज वितरण अक्षांश के अनुसार वितरण होता है। क्षैतिज वितरण का मतलब क्या है? अक्षांशों के अनुसार जो वितरण हो रहा है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? समदाब रेखाओं के द्वारा। आइसोबार समदाब रेखाएं किसे कहते हैं? आइसोबार वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं एवं अक्षांशों का अनुसरण करती हैं। ठीक है।
अब दाब प्रवणता कैसे कहते हैं, दो स्थानों के बीच वायुदाब का अंतर जो होता है वह दाब प्रवणता कहलाती है। इसे बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरी दाब प्रवणता निर्धारित करती है। अर्थात समदाब रेखाओं में दूरी कम है तो मतलब दाब प्रवणता ज़्यादा है, और समदाब रेखाओं में दूरी ज़्यादा है तो दाब प्रवणता कम है। दाब प्रवणता बल, दाब प्रवणता एक बल उत्पन्न करता है जहाँ जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कार्य करता है। दाब प्रवणता का जो बल है वह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर काम करेगा। यह बल हवा की दिशा और गति को निर्धारित करता है तथा पवन की उत्पत्ति का कारक भी है। जो वायुदाब प्रवणता बल है, पवन की उत्पत्ति में 2-3 बल काम करते हैं, जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके साथ ही क्या है, ये दाब प्रवणता बल, ये सारे बल पवन की उत्पत्ति में काम करते हैं। वायुदाब में दैनिक भिन्नता पृथ्वी के घूर्णन, दैनिक गति, परिभ्रमण के कारण होती है। तो दैनिक भिन्नता होती क्यों वायुदाब में, पृथ्वी घूमेगी या फिर पृथ्वी की गति के कारण, परिभ्रमण के कारण। ओब्वियसली पृथ्वी घूमेगी तो तापमान में भी अंतर आएगा, और तापमान में अंतर आ रहा है तो वायुदाब में भी अंतर होगा। धरातल की प्रकृति से भी असर पड़ता है वायुदाब पे, जैसे कि धरातल की प्रकृति भिन्न भिन्न होना। रेतीला धरातल, वन क्षेत्र या जल तटीय धरातल। आपको पता है रेतीले धरातल में तापमान जल्दी अवशोषित करता है, जल्दी ही छोड़ देता है। वन क्षेत्र ठंडा रहता है इसलिए वायुदाब कैसा रहेगा, कम रहेगा। जल तटीय क्षेत्र में ठंडा रहता है इसलिए वायुदाब कैसा रहेगा, कम रहेगा। वायुदाब में मौसम विभिन्नताएं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के आभासी संचरण से होती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सूर्य उत्तरायण होगा तो हमारी तरफ तापमान ज़्यादा, वायुदाब कम, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो हमारी तरफ तापमान कम, तो वायुदाब ज़्यादा। ऊर्ध्वाधर भिन्नता, ऊंचाई के साथ जाने पर वायुदाब में भिन्नता आती जाती है, जिसका कारण हवा और गैसों का आयतन है। हवा का आयतन बढ़ने पर गैसों का घनत्व कम होगा, जिससे वायुदाब भी कम होगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि वायुदाब अलग हो जाएगा। कारण क्या है कि हवा और गैसों का आयतन, हवा का आयतन बढ़ेगा तो गैसों का आयतन कम होगा, जिससे वायुदाब भी कम हो जाएगा। हवा के घनत्व और वायुदाब में सीधा संबंध, वायुदाब और हवा के विपरीत, हवा के घनत्व में और वायुदाब में सीधा संबंध है। घनत्व ज़्यादा होगा मतलब क्या है, पास पास हवा है तो ऑब्वियस सी बात है दाब ज़्यादा लगेगा, और घनत्व कम है मतलब दूर दूर हवा है तो ऑब्वियस सी बात है दाब कम लगेगा। इसलिए घनत्व और वायुदाब में कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया। ठीक है। पृथ्वी की वायुदाब पेटी, अब 7 वायुदाब पेटियां जो है इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वैसे भूगोल के स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होती है, और विस्थापन इसका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है। महासागरों पे ये जो पेटी होती है वह अधिक स्थायी होती है। तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी भी इसको बोलते हैं, और इसे उष्म निम्न भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्म निम्न। समझ में नहीं आ रहा होगा, रेड पेन वाला पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है। अत्यधिक न्यून वायुदाब इस पर पाया जाता है, और न्यून वायुदाब पाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है तापमान कैसा होगा, तापमान उच्च होगा। शांत वायुमंडलीय दशाएं, जैसे डोलड्रम होता है, शांत वायुमंडलीय दशाएं होती है, केवल एक हल्की हवा चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, डोलड्रम। यहाँ क्षैतिजीय पवनें, धरातलीय पवनें नहीं चलती, केवल क्षतिपूर्ति के लिए विषुवत रेखीय पछुआ पवनें मंद गति से चलती है। नॉर्मली यहाँ कोई पवन नहीं चलती, लेकिन मतलब उनकी पूर्ति के लिए खाली जगह होती है तो विषुवत रेखीय पछुआ पवन मंद गति के रूप में चलती है। इसके अलावा संवहन या स्थिरता का क्षेत्र है, मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, बारिश कर देती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे न्यून होता है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता, इसलिए संवहनीय तरंगें उच्च पाई जाती है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह एक समान है। ठीक है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में एक समान है। ठीक है। मतलब दिन और रात का तापमान लगभग यहाँ बराबर रहता है, तापांतर ना के बराबर होता है। तो अगर दैनिक तापांतर नहीं होगा तो ऋत्विक तापांतर कहाँ से होगा। ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो दूसरे नंबर की पेटी है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है। विस्थापन 25 से 40 डिग्री के बीच में हो सकता है। तापमान उच्च पाया जाता है। देखो तापमान कैसा पाया जाएगा, 20 से 20 के बीच में ऑब्वियसली उच्च पाया जाएगा, फिर भी वायुदाब उच्च पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह गतिजन्य उच्च वायुदाब की पेटी है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण विषुवत रेखा से जो हवाएं ऊंचे ऊपर उठती हैं वह ध्रुवों की ओर विस्थापित होती हैं, लेकिन 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में हवाएं नीचे उतरने लगती हैं, और हवाओं के अवतलन के कारण यहाँ का वायुदाब कैसा हो जाता है, उच्च। भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हवाएं क्षोभ सीमा के पास ठंडी होकर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, और भूविक्षेपी प्रभाव विषुवत रेखा की ओर ऊपर उठी हवाएं ध्रुवों की ओर चलती है, लेकिन 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के समानांतर चलने के बाद इन्हें भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इनको भी भूविक्षेपी पवन कहते हैं क्योंकि ये ध्रुवों की ओर चलती है, लेकिन 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं।
अर्थात ऊपरी वायुमंडल में घर्षण के प्रभाव से मुक्त होने के बाद क्षैतिज पवनी दाब प्रवणता व कोरियोलिस बल से संयुक्त होकर एक नया बल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन। तो जब क्षैतिज पवनी या दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, ये सब संतुलित हो जाते हैं तो एक नए पवन का निर्माण करते हैं, जिसमें कौन सा बल बनता है दोस्तों, कोरियोलिस बल बनता है। इसी कारण से पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। क्या चलने लगती है, समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती है। हवाओं का अध्यारोपण, ये कह रहा है कि भाई हवाएं उतरती क्यों हैं 25 से 30 डिग्री के बीच में ही। तो इसने कई सारे रीजन बताए हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तर और भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हवाएं क्षोभ सीमा के पास ठंडी हो जाती हैं। इसके अलावा भूविक्षेपी प्रभाव लगता है। इसके अलावा क्या है, हवाओं का अध्यारोपण होता है 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का यह अध्यारोपण, जिस कारण हवाएं नीचे उतरती हैं, जिससे धरातल पर उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। विशेषताएं, हैडली व फेरल कोशिका के बीच छेदन सीमा होती है। निरंतर वायुदाब पेटी नहीं है, जो मतलब हैडली कोशिका और फेरल कोशिका। हैडली तो दोस्तों ये है 25 से 30 वाली, और ऊपर वाली आ जाएगी फेरल कोशिका, मध्य अक्षांशों वाली फेरल कोशिका। तो इन दोनों के बीच में यह जो सीमा है, एक छेदन सीमा का काम करती है। निरंतर वायुदाब पेटी नहीं है, लगातार नहीं है, लेकिन यह महासागरों पर ज़्यादा स्थायी होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो महाद्वीपीय भाग की अधिकता है उत्तरी गोलार्ध में, और यह वायुदाब की पेटी ग्रीष्म काल में महाद्वीपों पर तो विलुप्त हो जाती है और महासागरों पर ही सशक्त होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप कम है, इसलिए महाद्वीपों पे से तो वैसे भी विलुप्त हो जाती है, सिर्फ महासागर में ही दिखती है। 1-2 महीने तो ऐसे जाते हैं ग्रीष्म काल वाले। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटी को जुलाई में उत्तरी अटलांटिक और बरमुडा अजोर्स उच्च दाब के नाम से जानते हैं। तो जो उसमें नाम दिया गया है वही नाम हमसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटी को जुलाई में क्या बोलते हैं। जुलाई में बोलते हैं बरमुडा, उत्तरी अटलांटिक में बोलते हैं बरमुडा अजोर्स उच्च दाब, और इसके अलावा प्रशांत महासागर में इसे बोलते हैं हवाई उच्च दाब, क्योंकि ये महासागरों पर स्थायी होती है, महाद्वीपों पर इतनी स्थायी नहीं होती ग्रीष्मकाल में। इसी कारण जुलाई माह में उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत में प्रतिचक्रवातीय दशा, उच्च वायुदाब बन गया तो मतलब दशाएं कैसे हो जाएंगे, प्रतिचक्रवातीय। शीतकाल में यह उच्च वायुदाब पेटी अधिक सशक्त होती है, शीतकाल में बहुत सशक्त हो जाती है। इसी कारण से इस उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार महाद्वीपों से ध्रुवों तक हो जाता है। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह हिंद उच्च के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी पेटी तो हिंद उच्च के नाम से, अजोर्स पेटी जो ऊपर वाली पेटी थी उत्तरी गोलार्ध वाली, वह अजोर्स उच्च दाब या फिर हवाई उच्च दाब के नाम से जानी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज की 2 पेटियाँ, 2 और पढ़नी है, मतलब अभी तो 3 पढ़ी है, 2 और 1 3 है ना, अभी अपन को 2 4 और पढ़नी है, तो वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आज काफ़ी है। और अगर एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो रिवीजन कर लेना। मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लेट सेट हो जाए तो वेट करना, वीडियो डेली का आएगा ज़रूर, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों से के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ वीडियो बनाने के लिए। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स वीडियो के नीचे हमेशा की तरह करना ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।